Subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. Hello friends, welcome to the crash course of Indian Evidence Act और आज हम बात करेंगे सेक्शन 24 एंड 28 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, वो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे हमारे चैनल पे, आप जाके उनको देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है फैक्टम प्रोमेंडम के नाम से, आप वहाँ जाके इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कन्फेशंस मेड अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। कन्फेशंस और एडमिशन से रिलेटेड सारी जो बातें हैं वो इसके पहले की कवर हो चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो सारे वीडियोस आप पहले देख लीजिए। हमने अभी तक ये बात डिस्कस की थी, कन्फेशंस जो होते हैं वो हमेशा होने चाहिए कैसे, वो होने चाहिए वॉलंटरी, हमेशा खुद से देने चाहिए। इसीलिए जो कन्फेशंस होते हैं अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस, वो उन कन्फेशंस का कोर्ट क्या करेगा ये हम देखते हैं आज। ठीक है, देखिए सेक्शन 24 साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी कन्फेशन एक्यूज्ड देता है और अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो जो कन्फेशन है वो दिया गया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तो वो जो कन्फेशन होगा वो कन्फेशन कोर्ट नहीं मानेगा। अब इसके लिए दो शर्तें, कुछ कंडीशंस हैं जो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली बात तो जो कन्फेशन होना चाहिए वो होना चाहिए एज ए रिजल्ट ऑफ एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से। दूसरा होना चाहिए कि वो जो कन्फेशन है और वो जो इंड्यूसमेंट है वो आना चाहिए फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब एक ऐसा पर्सन उसको इंड्यूस करे, उसको थ्रेट करे या उसको प्रॉमिस दे जिसके पास कुछ अथॉरिटी है उसके डिसीजन को चेंज करने की। तीसरा, इट मस्ट रिलेट टू द चार्ज इन क्वेश्चन। ये बहुत जरूरी है कि जो भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होना चाहिए वो रिफर करना चाहिए चार्ज इन क्वेश्चन, जिस मामलात में उसको गिरफ्तार किया गया है उसी मामले के रेस्पेक्ट में वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए कि उस इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से उसको ये लगे कि हमें, हाँ, अगर हम कन्फेशन दे देते हैं तो मेरा कुछ भला हो जाएगा, कोई मुझे वर्डली बेनिफिट मिल जाएगा, कोई मुझे बेनिफिट मिल जाएगा ऑफ टेम्पोरल नेचर। समझ में आई बात? तो चार चीजें इस सेक्शन में जरूरी हैं कि पहला तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होना चाहिए। दूसरा, वो इंड्यूसमेंट आना चाहिए फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। तीसरा, वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज इन क्वेश्चन, जिस चार्ज के रिस्पेक्ट में उसको एक्यूज को पकड़ा गया है। और चौथा, इट मस्ट हैव सम वर्डली बेनिफिट और एडवांटेज। जो एक्यूज है उसे लगना चाहिए कि अगर हम ये कन्फेशन दे देते हैं तो मेरा कुछ फायदा होगा। तो देखिए, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले ही हमने आपको बता दिया कि जो सारे कन्फेशंस होते हैं ये वॉलंटरी होने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये एकदम मस्ट है कि कन्फेशन तो हमेशा वॉलंटरी ही होना चाहिए। और कोर्ट को अगर हल्का सा भी लगता है, कहीं पर भी लगता है कि ये वॉलंटरी नहीं है, चाहे वो जुडिशियल कन्फेशन ही क्यों ना हो, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तो चाहे जुडिशियल कन्फेशन हो या वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी कन्फेशन है ये वॉलंटरी नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे कोर्ट मना कर देगा उस कन्फेशन को एडमिट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट ने क्या बोला क्यू से कि टेल मी वेयर द थिंग्स आर एंड आई विल बी फेवरेबल टू यू, मुझे ये बता दो कि चीजें कहां पे और मैं तुम्हें जो है फेवरेबल करूंगा, मैं जो तुम्हारा सेंटेंस है वो शायद मैं कम कर दूं। या फिर इफ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ यू मे गेट योरसेल्फ इनटू ट्रबल, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बता सकते तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये क्या है, एक तरीके का, पहला वाला क्या था, एक तरीके का इंड्यूसमेंट था, दूसरा क्या एक तरीके से थ्रेट है। तो और ये कौन दे रहा है, मजिस्ट्रेट दे रहा है। तो कोई भी अगर कन्फेशन, इन सब बातों में आके अगर एक्यूज्ड कोई कन्फेशन दे देता है तो वो जो कन्फेशन होगा वो कोर्ट नहीं मानेगी, कोर्ट जो है नहीं मानेगी। ओके, नाउ अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ये जो पर्टिकुलर, जैसे मान लो प्रोसिक्यूशन ने कोई कन्फेशन लेके आया कोर्ट में कि ये देखिए ये जो एक्यूज है इसने कन्फेस किया था। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि ये वो प्रूव करे कि जो पर्टिकुलर कन्फेशन है ये इट इज फ्री फ्रॉम इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। समझ में आई बात? उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो कन्फेशन था ये वॉलंटरी किया गया था। ओके, और अगर कोर्ट को हल्का सा भी लगा कि ये वॉलंटरी नहीं था तो कोर्ट क्या करेगा, उस कन्फेशन को उठा के फेंक देगा, नहीं एडमिट करेगा। अब ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है ये आना चाहिए फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। अब पर्सन इन अथॉरिटी कौन होगा? तो सबसे पहली बात, वो सारे लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे वो तो पर्सन इन अथॉरिटी होंगे ही होंगे। क्यों होंगे?
क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई मजिस्ट्रेट है या फिर कोई लॉ क्लर्क है या फिर कोई अटर्नी है या फिर पुलिस कांस्टेबल है, वो अगर किसी एक्यूज से कहता है कि ऐसा करो, तुम जो है ऐसा ऐसा कर दो, कन्फेशन दे दो और जो तुम छूट जाओगे, तो ये एक आ रहा है फ्रॉम अ पर्सन जिसके पास पावर है, जिसके पास एक अथॉरिटी है, और एक्यूज को ये लग सकता है कि हाँ अगर ये बंदा कुछ कह रहा है तो अगर हम इसकी बात मान लेंगे तो शायद जो मेरा कोर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो मेरे फेवर में आ जाए। समझ में आई बात? तो क्या हुआ यहाँ पे कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अगर कुछ कहता है एक्यूज से, वो अगर इन्फ्लुएंस करता है एक्यूज को, तो वो तो पर्सनल अथॉरिटी माना ही जाएगा। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट स्फीयर की बात करें तो प्राइवेट स्फीयर में कौन हो जाएगा? जैसे आपका बॉस, अगर आपका बॉस कहता है कि भैया तुम दे दो और जो है वरना तुम जो है ऐसा ऐसा हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें निकाल देंगे कंपनी से, या फिर फलाना ढिमकाना, जो भी वो थ्रेट दे या जो भी वो इंड्यूसमेंट दे, तो बॉस क्या होता है? बॉस जो है एक ऐसी पोजीशन पे हो सकता है कि वो अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कर पाए। इवन जो एक्यूज का पिता होता है, एक्यूज का पिता होता है, वो भी एक पर्सन इन अथॉरिटी होता है एक केस में। इवन अ फादर ऑफ द एक्यूज्ड was said to be a person in authority because father could influence the decision of the accused. Okay, now the third thing is in respect of the charge. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, वो जो इंड्यूसमेंट होना चाहिए, वो जो थ्रेट होना चाहिए, वो जो प्रॉमिस होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ द चार्ज। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी बात में, फॉर एग्जाम्पल एक पंचायत थी, पंचायत में एक आदमी ने कन्फेस किया और पंचायत ने उसे क्या करा? ऐसा करो कन्फेशन दे दो, नहीं तो तुम्हें क्या करेंगे? जीवन भर के लिए तुम्हारी जात से तुम्हें निकाल देंगे, यू विल बी बैंड फॉर लाइफ फ्रॉम योर कास्ट। तो अब ये जो थ्रेट था ये विद रिस्पेक्ट टू चार्ज नहीं था, ये किसी और तरीके का रिस्पेक्ट था, तो ये किसी और तरीके का थ्रेट था। तो ये जो थ्रेट है इसको जो है फेटल नहीं माना गया फॉर द कन्फेशन, और ये बोला गया कि बिकॉज सिंस इट वाज नॉट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज, हेंस द कन्फेशन कैन बी एडमिटेड। Therefore, for a confession to be categorically held inadmissible, the accused must have confessed under the impression that if he makes that confession, his position might be better or worse regarding to the charge in question. For example, अगर आप ये कहो कि ऐसा करो कि confess कर लो, हम तुम्हारा जो है सजा कम करा देंगे, तो क्या होगा? ये in the respect of the charge है। लेकिन तुम्हें जात से निकाल देंगे, तुम्हारी जात से तुम्हें जीवन भर के लिए बैन कर देंगे, this is not in the respect of the charge, इसीलिए इसको नहीं माना गया। और चौथी और आखिरी बात है कि बेनिफिट मस्ट बी ऑफ द टेम्पोरल नेचर। कहने का यह मतलब है कि उस बात को सुन के, उस इंड्यूसमेंट को सुन के, उस थ्रेट को सुन के, उस प्रॉमिस को सुन के एक्यूज को यह लगना चाहिए कि वो कुछ एडवांटेज गेन कर सकता है ऑफ टेम्पोरल नेचर। समझ में आई बात? कहने का यह मतलब है कि उसको यह लगना चाहिए कि हाँ मेरा कुछ फायदा होगा, अगर मैं कन्फेस कर लेता हूं तो फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जैसे आपको बताया कि उसको यह लगे कि शायद मेरा सजा कम हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है मैं छूट ही जाऊं, तो क्या हुआ? ये बेनिफिट हुआ एक टेम्पोरल नेचर का। लेकिन ऐसे कि अगर तुम कन्फेस कर लोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम काली माँ के सामने जो है कन्फेस कर लो तो काली माँ खुश हो जाएंगी, तो क्या हुआ? काली माँ खुश हो जाएंगी या फिर तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इस तरीके की जो गेन है ये मटेरियल गेन नहीं है, ये स्पिरिचुअल गेन है। तो मेयर मॉरल और स्पिरिचुअल इंड्यूसमेंट और एग्जॉर्टेशंस विल नॉट विशिएट द कन्फेशन। अगर ऐसे बहकाव में आके आपने कन्फेशन कर दिया तो ये जो कन्फेशन है ये तो मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी बेनिफिट ऑफ टेम्पोरल नेचर के बहकावे में आके कर लिया है कन्फेशन, तो वो कन्फेशन जो है वो नहीं माना जाएगा और क्या होगा? वो फेटल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा सेक्शन 24 में, सिंपल फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई भी कन्फेशन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, और वो आ रहा होता है फ्रॉम अ पर्सन इन एनी अथॉरिटी, और वो हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ द चार्ज इन क्वेश्चन, और उस इंड्यूसमेंट को देख के, उस इंड्यूसमेंट को सुन के, उस थ्रेट को सुन के एक्यूज को ये लगा होता है बेनिफिट कि ही कैन गेन एनी बेनिफिट ऑफ टेम्पोरल नेचर, तो अ कन्फेशन जो होगा, वो जो कन्फेशन होगा वो क्या होगा? वो रिलेवेंट नहीं होगा। नाउ इसी से जुड़ा हुआ, इसी का कंटिन्यू है सेक्शन 28। क्या कहता है सेक्शन 28? इसमें ये बात बोली गई है कि अभी जो सेक्शन 24 में है कि अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है तो कन्फेशन इनवैलिड होगा। लेकिन जिस मोमेंट पे वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रुक गया, उसके बाद अगर उसने कोई कन्फेशन दिया है तो वो कन्फेशन मान लिया जाएगा। क्या बोला इसमें कि इफ अ कन्फेशन हैज बीन मेड आफ्टर सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हिच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 24 has ceased to operate,
देन दैट कन्फेशन कैन बी एडमिटेड। क्या बोला कोर्ट ने? कोर्ट ने ये बात बोली थी केस में कि वंस द माइंड इज सेट फ्री फ्रॉम द फियर क्रिएटेड बाय द थ्रेट्स ऑफ द इविल और द होप्स ऑफ द एडवांटेज फ्रॉम कन्फेसिंग, any confession made is likely to be free and voluntary and there can hardly be any objection to its validity। अगर कोई कन्फेशन एक खुले दिमाग से, एक आजाद दिमाग से किया गया है और उसके ऊपर कोई डर नहीं है किसी इविल का या उसको कोई आशा नहीं है किसी एडवांटेज की कन्फेशन से, तो वो कन्फेशन को हम बोल सकते हैं कि ये फ्री है और ये वॉलंटरी है और इसके वैलिडिटी में कोई हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो क्या हुआ? सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा प्रिंसिपल था कि अ कन्फेशन मस्ट ऑलवेज बी वॉलंटरी, और उसके ही रेस्पेक्ट में ये दोनों सेक्शन है, सेक्शन 24 और सेक्शन 28। अगली बार जब हम मिलेंगे आपसे तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 25, 26 एंड 27। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इस ऐप में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, रीसेंट जजमेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। तो अगली बार जब तक हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहता हूं, अभी एविडेंस बना रहा हूं, बाद में और भी सब्जेक्ट्स कवर करूंगा। थैंक यू।